आज ठीक वैसे ही प्ले कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए या फिर जैसे मार्केट का डाटा दिख रहा था। सुबह भी हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि अगर सपोर्ट पक्के है ना तो रेजिस्टेंस भी पक्के हैं। रेजिस्टेंस भी आपको पार नहीं होने देंगे जल्दी जल्दी। और ये बात आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्लियरली ट्रेड करके बता दी होगी। नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा, मेरे साथ पूजा त्रिपाठी हैं। हम अगले 1 घंटा आपके साथ रहेंगे और मेहमानों को कनेक्ट करके कोशिश करेंगे आपके सामने कि बेहतर से बेहतर ट्रेड, कुछ BTST के सौदे, डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक अगला वीक है तो उसमें जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उन सब के बारे में आप तक जानकारी रख पाएँ। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट पहले स्क्रीन पे लेके आइए, फिर बैंक निफ्टी का। आपको हमने सुबह ही बात नोटिस करवाई थी कि अगर 21,200 निफ्टी का सपोर्ट एरिया तो 21,400 रेजिस्टेंस एरिया भी है। आज पार नहीं हुआ उससे और 400 से ठीक पहले ही पलट के आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी को दिखाएंगे तो आपके सामने ये बात रखी थी कि 47,800 पार करने पर मार्केट 48,000 ज़रूर लगाएगा। वो 48,000 लगाया भी, लेकिन उसके बाद फिर से फिसल के नीचे आ गया। तो रेजिस्टेंस अपना काम करेंगे, सपोर्ट अपना काम करेंगे। हम चर्निंग में फंस गए हैं, एक्सट्रीम बुल रन में है, इसलिए टूटेंगे नहीं। गैप बैक टू बैक पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसलिए टूटेंगे नहीं। चलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा चलते ही ओवर हीट हो जा रहे हैं, यानी कि गाड़ी थोड़ी चलती है तो हीटिंग हो जाती है और फिर डाउट होने लगता है कि हम जो चल रहे हैं वो ठीक भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसलिए इस तरह की कश्मकश मार्केट के अंदर दिखेगी। 2-3 शेयर सामने लेके आइए जरा स्क्रीन पे। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा HDFC बैंक। अगर कल इन दोनों का श्रेय था पूरा बैंक निफ्टी को या निफ्टी को कल निचले स्तरों से रिकवर करा के लेके आने का, आज पूरा श्रेय इन्हीं का ही है रेजिस्टेंस को पक्का करवाने का। रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC की वेटेज इतनी है कि दोनों शेयर जहां पे खड़े हो जाएं मार्केट उस तरफ थोड़ा टिल्ट सा हो जाता है। आप आज देख पा रहे होंगे HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में दोनों में लाल निशान है। ठीक, एक और पॉइंट, मार्केट के अंदर अगर आप पुट कॉल रेशियो, इंडिया विक्स और अगर एडवांस डिक्लाइन भी आप दिखा पाएँ, एडवांस डिक्लाइन इंडिया विक्स तो सीधा आता है, आप जरा वो दिखाइए। आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको साफ चीज़ दिखेगा कि बहुत बड़े गैप के साथ अब हम काम नहीं कर रहे हैं। जो 1:3, 1:5 का एडवांस डिक्लाइन हुआ करता है वो नहीं है। इंडिया विक्स ऑलरेडी शांत है, ना तो अभी चलने पर टूट रहा है ना ही गिरने पर बढ़ रहा है। रेशो 1:2 की भी मेंटेन नहीं है अभी। और हमने सुबह भी आपको बताया था 121 शेयर थे उस समय, तब भी बात क्लियर की थी कि रेशो 1:3 होनी चाहिए, तभी आप एक स्टीम, एक बड़ी रैली मार्केट के अंदर वापस से देखेंगे। एक और पॉइंट भी आपको क्लियर किया था सुबह ही और अब मैं दोपहर को दिख रहा है। एक तो शुक्रवार का दिन है, बड़ी पोजीशन ले जाने में या रखने में या काटने में हर तरह से दिक्कत है, इसलिए मार्केट अपने आप को थोड़ा लाइट करेगा। अगला सीरीज डेरिवेटिव एक्सपायरी का है और उसमें भी एक दिन की छुट्टी है, तो इसलिए सारे समीकरण बाजार के अंदर ठीक वैसा ही प्ले कर रहे हैं जैसे सुबह सुबह हमने एनालिसिस करके या डाटा के बेसिस पर हमने आपके सामने पॉइंट्स रखे थे। अब हम आगे के जरा राह को बताएंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं और पूजा हमको जरा मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवा के आगे बढ़ रही हैं। पूजा, तो चलिए अब एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ गिरीश सुडानी जी जुड़ चुके हैं और राहुल घोष भी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में जय पटेल भी हमारे साथ शामिल होंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। गिरीश, बाजार में इस वक्त देखें तो एक अच्छा पैटर्न आज के दिन हमने देखा। बीच में थोड़ी मुनाफा वसूली थी लेकिन फिर निचले स्तरों से एक रिकवरी भी देखी। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी नीचे है, तो शुरुआती स्तर से तो थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन अब यहाँ से ट्रेडर्स क्या करें? क्योंकि जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये शुक्रवार है, आखिरी दिन है हफ्ते का और उसके बाद नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी होगी और वो भी छोटा कारोबारी सत्र होगा। तो ऐसे में इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड लेके जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है बाजार। अगर हम बात करें तो 21,000 का जो एक लेवल है निफ्टी का, वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट क्रिएट करता है। सो उस सपोर्ट से बेसिकली हम हमारी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। अभी जो हमारा इन हाउस भी बता रहा है वो यही है कि 21,000 का एक जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट कर रहा है। बात करें अब वीकेंड्स, क्योंकि वीकेंड है और ये वीकेंड थोड़ा सा लंबा है, क्रिसमस की छुट्टी भी है हमारे इसमें, और नेक्स्ट वीक जो आ रहा है वो एक्सपायरी वीक है, तो कहीं पे भी थोड़ा सा कॉशियस है हम लोग। अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस को बड़ी क्रिएट करने के लिए, कोई भी शॉर्ट पोजीशंस को लाइक ऑप्शंस और पुट और कॉल ऑप्शंस में भी अगर कोई पोजीशंस खड़ी हो रही है तो वो भी बहुत सस्टेनेबिलिटी में हो रही है कि अगर मैं मेरी लॉन्ग कोई पोजीशन लेके चलता हूँ तो उसके सामने मैं थोड़ा सा ऑप्शन लेके चलता हूँ ताकि हेज हो सके मेरी पोजीशन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक रिटेल इन्वेस्टर को अभी नहीं लगता है कि कोई हाई पोजीशंस को क्रिएट करना चाहिए। एक बार को मार्केट को सेटल होने दें, ट्यूसडे के बजाय ओपन होने दें, फिर देखते हैं कि क्या मार्केट का व्यू रहता है, उसके बेसिस पर ही पोजीशन को क्रिएट करें।
ठीक है, तो ये है सलाह इंडेक्स पर। लेकिन चलिए अब क्विकली कुछ क्लोजिंग ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे इस पर ट्रेड के मौके कहाँ दिख रहे हैं आप? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो दो लॉन्ग कॉल्स है, एक कोफोर्ज पे है और एक अरविंद पे है। कोफोर्ज करंट दोनों स्टॉक का आप नोटिस करेंगे आज एकदम बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। दोनों स्टॉक में एक रीसेंट ब्रेकआउट हुआ है और ऑल टाइम हाई पे भी है। जो ये रीसेंट मूव आया है दोनों स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स पे भी आया है। तो कोफोर्ज करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 5900 और टारगेट होगा 6550। दूसरा स्टॉक है अरविंद, करंट मार्केट प्राइस पे फिर से लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 248 एंड टारगेट होगा 268। एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि कम क्वांटिटी में पोजीशन लीजिएगा, जैसे कि लॉन्ग वीकेंड है। हालांकि ग्लोबली लॉन्ग वीकेंड है, बट तभी भी कम पोजीशन लेके लॉन्ग साइड में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि हर हर अप मूव में हम देख रहे हैं कि जो सेलिंग आ रहा है वो कॉल राइटिंग के लिए नहीं आ रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह राहुल की तरफ से अरविंद 268 के टारगेट के लिए। और इसके अलावा कोफोर्ज में भी खरीदारी करने की सलाह देख रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं, ये काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। गिरीश जी, आपके भी दो ट्रेडिंग आइडियाज बताइए। तो एक जो ट्रेडिंग आइडिया है वो मेरे लिए HFCL है। बिकॉज मैं जो ये स्टॉक्स बता रहा हूँ ये स्ट्रॉन्गली फंडामेंटल है अगले 3 महीने से 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो इसमें मार्केट का करंट व्यूज को लेकर बहुत ज्यादा कोई फोकस नहीं रहेगा। बट HFCL है। HFCL का जो टारगेट्स हम यहाँ से लेके चल रहे हैं वो सम अराउंड 95 प्लस है। और इसी का रेंज अगर ये 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए कोई लेता है तो 110 तक का टारगेट्स मैं कैरी करके लेके चल रहा हूँ HFCL के अंदर। दूसरा जो स्टॉक है वो मेरा BEL है, भारत इलेक्ट्रिकल्स। BEL का जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 195 है अगले 1 से 1.5 महीने के लिए। और अगर कोई इसको 3 महीने से 4 महीने के लिए होल्ड करता है तो इसके जो लेवल्स हैं वो आप कहीं पे भी 225 और 230 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है। कुछ एक पक्के शेयर आपको वापस से मिल रहे हैं और एक्चुअली में ये सभी शेयर्स जितने भी अभी आपको गिरीश बता भी रहे थे, ज़्यादातर ये एनालिस्ट जो आपको देते हैं टाइम टू टाइम देते रहते हैं और अमूमन ज़्यादातर के पोर्टफोलियो में होगा भी। अगर नहीं होगा तो ज़रूर आप चेक कीजिए इन सभी शेयर्स को कि मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं जगह बना पाए अभी तक। तो इसलिए फंडामेंटल शेयर्स के तौर पर जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक और इससे अलग एक हिंदुस्तान वाला एक शेयर दिया था, ये सभी शेयर उसी कैटेगरी के अंदर जाते हैं। एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स एक बार ज़रा पता कर लेते हैं। अगर आज विप्रो को देखेंगे ना तो आपको ये कुछ शेयर ऐसे होते हैं ना जिनको आप रोज़ ट्रेडिंग ना करें, बस आप एक बार उसको चेक कर लें कि उसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, क्या चीज़ें हो गई हैं। जैसे विप्रो अगर आप एक मेरे को 10 दिन का चार्ट दिखा सकते हैं, राहुल जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं। राहुल जी तो खैर 10 दिन भी छोड़िए, 1 महीने का भी चार्ट ड्रॉ करेंगे तो उनको पता लग जाएगा जो बात मैं कहना चाहता हूँ। ये ना स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, आज का नहीं 10 दिन का दिखाओ। स्ट्रॉन्ग बेस बनाते फिर एक अच्छा बढ़िया प्यारा सबको अंदर ला के एंट्री एक ज़बरदस्त मूव देती है, फिर एक लेवल पे आके रुक जाएंगे, फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, सबको बताएंगे देखिए हम चलने जा रहे हैं, फिर चलते। ये कह के चलने वाला शेयर है विप्रो। कुछ राहुल जी 6% आज का, महीने का करीब 15%। विप्रो का काम हो गया या फिर अभी होना बाकी है? मेरे हिसाब से तो विप्रो का अभी भी पिक्चर बाकी है बिल्कुल। आज का अपमूव पे भी मैं रेकमेंड करूंगा कि लॉन्ग जा सकते हैं। दो चीजें, एक जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा कि जो बेस बना है वो बहुत ही अच्छा बेस बना है चार्ट पैटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से आज का बाउंस आया है, तो इस लेवल पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा ट्यूसडे को, क्योंकि इतना बड़ा अपमूव है, तो उस पर निराश नहीं होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रख देना चाहिए 443 के आसपास और ऊपर की साइड में होल्ड करना चाहिए। ऊपरी साइड पर भी होल्ड करके रखें, ये शेयर अच्छा चलेगा। अगर आप कहेंगे तो वो बेस मैं भी आपको दिखा देता हूँ। एक बार ज़रा मंथली चार्ट मैंने अपनी स्क्रीन पे ड्रॉ किया है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हालांकि हमने एक बार दो बार पहले इसके बारे में नोटिस भी करवाया हुआ है हमने। एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन दिखा सकते हैं आप, आपको दिखेगा उसके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग बेस बना है और उसके बाद कैसे मंथली कैंडल अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है। और अभी स्पेस काफ़ी है इसके अंदर, इसलिए हमने राहुल जी से पता किया है कि ये अभी और चलेगा ना ये शेयर, तो आप इस शेयर को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। विप्रो के अंदर 15% तक का मोमेंटम है, ये वो चार्ट है, हर कैंडल मंथली है। इससे पहले देख रहे हैं क्या स्ट्रॉन्ग फॉल आया, लेकिन उसके बाद इसने अपने आप को रोका, एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया। ये मंथ बेसिस पर रहा हूँ मैं,
अगर आप कहेंगे तो मैं इसको ज़रा वीकली पे भी डालूंगा ना, तो आपको और क्लियर और अच्छे से पिक्चर दिखेगी। ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस इसका बना हुआ है और अब चलना इसने शुरू कर दिया, पुराना रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है और अब नए लेवल्स की तरफ बढ़ने वाला शेयर हो गया ये। खैर एनी हाउ, हम इसी तरह के कुछ एक और शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन ऑप्शंस का सौदा भी दूर नहीं है। आपके लिए लेके आते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। खुश बोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा एक बार हम समझ लेते हैं कि आज उन्होंने कौन सा ट्रेड चुना है। खुश आफ्टरनून, बताएं जरा सर, 3 दिन की छुट्टी है? जी हाँ डिम्पी, इजी तो नहीं है बट कोशिश करेंगे। कल हमने दीपक नाइट्रेट का एक कॉल डिस्कस किया था, उसका एक क्विक अपडेट दे दूं। 45 रुपीज का बाय प्राइस था, 65 और 85 का टारगेट था और 115 से ऊपर का ये हाई बना के आया है। तो जिन दर्शकों ने सुन के पोजीशन ली हो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार के लिए से प्रॉफिट बुक कर ले। तो दीपक नाइट्रेट के कॉल पे ये अपडेट है। आज का जो मेरा कॉल है ये है L&T फाइनेंस पे 28 दिसंबर की एक्सपायरी का कॉल लें। हालांकि अगले हफ्ते से इसके प्रीमियम बढ़ जाएंगे बट अभी आप कैरी कर सकते हैं ट्यूसडे को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। 153 का कॉल ऑप्शन L&T फाइनेंस का, 2 रुपए के करीब खरीदें। 3 और 4 रुपए का टारगेट और 1 रुपए का स्टॉप लॉस। अब टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से 8,924 का प्रॉफिट पोटेंशियल है एंड 4,462 का लॉस पोटेंशियल। ये तो प्लेन वेनिला कॉल है आपकी L&T फाइनेंस। अच्छा सर, ये 28 दिसंबर वाली है ना? कंफर्म कर रहा हूँ आपसे, 28 दिसंबर है ना सर? जी हाँ डिम्पी, 28 दिसंबर की है और ये रिक्वेस्ट रहेगा व्यूअर से कि इसको आप ट्यूसडे को ही स्क्वायर ऑफ कर दें क्योंकि फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है ये बढ़ने लगेंगी। हाँ नहीं, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ट्यूसडे को हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो आज का दिन तो ऑलमोस्ट आप ख़त्म ही समझो, थोड़ा सा ही समय रह गया। हाँ, दूसरा बात, सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, मंडे की छुट्टी, 3 दिन की, तो ट्यूसडे आपके पास एक ट्रेडिंग सेशन है। तो एक ही ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट डबल होने की कैपेसिटी भी रखता है L&T फाइनेंस। छोटा सौदा, एक्सरसाइज प्राइस कम है, 2 रुपये आया सिर्फ। हाँ, और प्रॉफिट भी देखेंगे, टारगेट अचीव होने पर भी 9,000 रुपये आएंगे। 4 रुपये टारगेट, स्टॉप लॉस 1 का रखो। 1:2 की रेशियो में सौदा बना के आपको दिया है L&T फाइनेंस का। कुछ बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से गाइड कर दिया आपने। ट्यूसडे तक सर हम सौदा काट देंगे, ज़्यादा सर हम बस वेडनेसडे रखेंगे सुबह सुबह, नहीं तो सौदा उड़ा देंगे। रोल वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस में तो वैसे भी रोल होता भी नहीं है, सिर्फ फ्यूचर्स में ही रोल हो पाता है, ऑप्शंस रोल भी नहीं होंगी। खैर आगे बढ़ें। अभी जय पटेल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जैसे वो जुड़ेंगे तो ज़रा हमको बताइएगा, उनसे ज़रा उनकी भी ट्रेडिंग कॉल्स हम ले लेते हैं। जुड़ गए हैं कि जय पटेल हमारे साथ? ओके ठीक है, जैसे कनेक्ट होंगे तब उनसे हम बातचीत करेंगे। आगे बढ़ें, कुछ एक और सौदे जरा चेक करवा लेते हैं। एक्चुअली मैं माना मार्केट के सिर्फ मोमेंटम वाले शेयर्स पे ही ध्यान देना चाहता हूँ, इसके अलावा नहीं। मेरे को लग रहा है सिर्फ वही ही ज़्यादा रखा जाए, ज़्यादा भरने से समय ठीक नहीं है। टाटा मोटर्स और मारुति में से ज़्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड गिरीश जी आपको ज़्यादा कहाँ पे अच्छा दिखता है? दोनों का एक सेगमेंट तो कॉमन है, वो है पैसेंजर व्हीकल्स, लेकिन एक सेगमेंट में दोनों अलग अलग है, वो है कमर्शियल। तो टाटा मोटर्स में कमर्शियल भी है, पैसेंजर भी है, लेकिन मारुति के पास सिर्फ पैसेंजर है। दोनों जरा देख के बताइए कौन सा ज़्यादा आपकी कन्विक्शन में ठीक बैठता है। दोनों चार्ट एक साथ दिखाओ, टाटा मोटर्स और मारुति। देखिए अगर गिरीश सुन पा रहे हैं? हाँ, अगर अगर कन्विक्शंस के ऊपर बात करी जाए, अगर शॉर्ट टर्म व्यू भी लिया जाए तो टाटा मोटर्स का कन्विक्शंस काफी स्ट्रांगली आता है, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा बेस बना है 704 रुपए से, एंड 704 रुपए से आज ये 724 रुपए चल रहा है। कहीं पे भी 755 और 760 तक का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो मुझे ये 810 तक का लेवल दिखाई देता है अगले 1 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। और मुझे बेसिकली अभी एक और बहुत बड़ा व्यू है मेरे लिए कि टाटा मोटर्स के जो इस बार के ऑटो नंबर्स आएंगे वो भी 22 से 23% बढ़ के ही आएंगे। तो कहीं पे भी वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर रहेगा हम लोगों के लिए इस कन्विक्शन को क्रॉस करने के लिए। अगर 750 तक का कन्विक्शन क्रॉस हो जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा अपसाइड दिखाई देगा। आज अगर आप स्क्रीन को रीड कर रहे हैं ना, तो आपकी नज़र बार बार IT स्टॉक्स पे जाएगी। एक बार जरा आप IT इंडेक्स दिखा सकते हैं? निफ्टी IT के नाम से मिलेगा, निफ्टी IT लिखेंगे आ जाएगा वो इंडाइसिस। और आप उसका मंथ दिखाना, उसका हफ्ता दिखाना और उसका 52 दिखाना, तीनों चीज़ें दिखाना, उसके अंदर आपको क्लियर पता लगेगा कि कैसे चरणबद्ध तरीके से चल के जो कहते थे कि सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है वही सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर के तौर पे कन्वर्ट हो रहा है। ये आज का मूव आप जरा 10 दिन का दिखाओ, अगर दिखा सकते हैं तो आप।
चाहे वीक का हो गया, ठीक है। अब जरा मंथ का दिखाओ और साथ में फिर 52 वीक भी दिखाना, साल का भी दिखाना। ये 7 डेज़ का 52 वीक भी दिखाओ और मंथ भी दिखाओ, 52 वीक भी और मंथ भी, जल्दी जल्दी दिखाते जाओ। आईटी इंडेक्स का फिर मैं इसके अंदर से कुछ शेयर छटवाता हूँ आपको। ये 1 मंथ का 9%, इंडाइसिस की बात बोल रहा हूँ, शेयर की बात नहीं बोल रहा, इंडाइसिस की बात 9%। साल का दिखाओ 26%, ठीक। अब आते हैं शेयर्स पे। विप्रो दिखाओ स्क्रीन पर, एचसीएल टेक दिखाओ स्क्रीन पर, टेक महिंद्रा स्क्रीन पर आप दिखा सकते हो, इन्फोसिस आप स्क्रीन पर दिखाओ, एलटीआई माइंडट्री आप स्क्रीन पर दिखाओ जिसके बारे में हमने 6000 बोला था, आज 6200 खड़ा है, टीसीएस स्क्रीन पे दिखाओ। इतने सारे आईटी के शेयर हैं और सब में ना अपनी अपनी इंडिविजुअल स्टोरीज है। अभी विप्रो का स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो इन्फोसिस में आपको वैल्यू हंटिंग मिलेगी, माइंडट्री के अंदर, एलटीआई माइंडट्री के अंदर आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो आया ही नहीं नीचे। एलटीआई माइंडट्री का आप साल का चार्ट दिखाना, लिखो एलटीआई एम लिखो तो आपको चार्ट आएगा स्क्रीन पर, एलटीआई एम लिखो आएगा वो चार्ट जरा स्क्रीन पर। वो तो नीचे ही नहीं आया, आपको मौका ही नहीं दिया उसने ज़्यादा नीचे आने का, एलटीआई माइंडट्री ने। साल का दिखाओ, साल का इसका चार्ट, ये देखो आप 45% नीचे ही नहीं आया पूरे साल में तो आपके लिए। तो हर आईटी कंपनी की अलग अलग स्टोरी है, इसलिए मैंने आपको आईटी इंडाइसिस और अलग अलग शेयर्स आपको दिखा के थोड़ा समय लेके ये बात पूछी है। विप्रो तो बढ़िया चल रहा है सर, आपके कहने के बाद थोड़ा और चला राहुल जी। अब मेरे को जरा एलटीआई माइंडट्री के बारे में बताइए। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के बेहतरीन चलने वाला शेयर है और कन्विक्शन के साथ चलता है, मतलब इंडिकेट भी करता है। सर कहाँ तक जा सकता है एलटीआई माइंडट्री? तो एलटीआई माइंडट्री मेरा सजेशन होगा कि अभी इमीडिएटली एंटर नहीं करना चाहिए, बिकॉज 6395 6400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो बहुत ही एक शॉर्ट टर्म मूव रह सकता है, बट अदरवाइज 6400 के आसपास देयर इज अ रेजिस्टेंस, तो लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए 6400 के डिसिसिव क्रॉसिंग के बाद। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, नीचे के साइड में 5800 भी अगर स्टॉक आता है तो हम एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, तो 5800 पे बाय कर सकते हैं नीचे के साइड में, और अबव 6400 अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड में लॉन्ग इनिशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यह है सलाह एलटीआई माइंडट्री पर, और बाकी आईटी स्टॉक्स पर भी हमने बात की। अब पैनल पर जय पटेल को भी शामिल करने का समय है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं ट्रेड के लिए? अभी जैसे मोमेंटम हमने देखा चल रहा है काफी आईटी सेक्टर पर, तो आईटी में से विप्रो मुझे काफी अच्छा लग रहा है आज के दिन में। आरएसआई काफी अंडरसोल्ड ओवरसोल्ड से मॉडरेट जोन की तरफ आ रहा है। 460 का जो रेजिस्टेंस था उसको पार करके स्टॉक टिका रहा, और वीकली चार्ट पर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है। 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है, बेस काफी स्ट्रॉन्ग बनाया 382 का, उसके ऊपर अभी काफी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से काफी मोमेंटम आ सकता है। 490 तक के टारगेट पहला जो दिख रहा है मुझे, जो 490 का दिख रहा है, और अगर उसको पार कर लेगा ये स्टॉक तो मुझे लग रहा है अराउंड 530 तक भी इन पोजिशनल वे ये स्टॉक आ सकता है। सो विप्रो पर बाय करने की सलाह रहेगी। पोजिशनली ये स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 430 का, और विप्रो के लिए हम डेफिनेटली लॉन्ग मोमेंटम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा मुझे लग रहा है एसडब्ल्यू सोलर में काफी मोमेंटम आ रहा है, काफी दिन से रिन्यूएबल एनर्जी का हम देखें तो मोमेंटम चल रहा है। सो यहाँ से मुझे 460 का टारगेट आते हुए दिख रहा है एसडब्ल्यू सोलर पर, और का बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 424 का बेस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जय, थोड़ी देर पहले आप हमारे साथ जुड़ते तो विप्रो पर पहले भी एक्सपर्ट्स सलाह दे चुके हैं। फोकस में है आईटी स्टॉक्स, नो डाउट, और एक की बात एक, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कन्विक्शन दिखाई दे रहा है। तो जो टारगेट्स हैं वो वॉच करिए, और इसके अलावा स्टर्लिंग एंड विल्सन 16 में भी खरीदारी करने की सलाह। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं जहाँ पर कि इस वक्त बाइंग नज़र आ रही है अच्छी, और एनर्जी पावर स्पेस में ही IEX देखिए एक बार, स्टॉक 4% ऊपर। थोड़ी देर पहले एक बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। राहुल क्या सजेस्ट करेंगे IEX में, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? तो आज के डेट में लॉन्ग जो आज का मूव हुआ है वो एकदम एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे लेके आया IEX को, तो लॉन्ग तो अभी नहीं इनिशिएट करेंगे, वेट और वॉच करेंगे। लॉन्ग इनिशिएट का लेवल 159 के ऊपर है IEX में, 153.5 के आसपास चल रहा है, 159 के ऊपर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं।
या अगर नीचे के साइड में सिमिलर टू माय लास्ट एक्सप्लेनेशन 144 के आसपास लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। टिल देन नो ट्रेड जोन में है आईएक्स। ट्रेड करने की सलाह नहीं है। एक बार गेल पर भी राय ले लेते हैं। 7.5% ये स्टॉक चल चुका है इस बीच। यहाँ पर जय आपसे समझना चाहेंगे, गेल अभी फिलहाल 151 पर है, अभी क्या करें ट्रेडर्स, क्योंकि ये अपने हाइस के आसपास आज अपने 52 वीक हाई भी स्टॉक ने लगाया है। अब ऐसे में थोड़ा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, और अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो क्या सलाह देंगे आप? सो डेफिनेटली मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, जो लंबे समय के चार्ट है वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिख रहा है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था अराउंड 127 130 के बीच में, उसको पार करके मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। अराउंड 2018 का जो लेवल था 130 का, उसको पार करके कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है वो लेवल। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। अभी इलेक्शन आएगा तो यहाँ पर थोड़ा गैस की सेक्टर पर थोड़ा कुछ वॉलेटिलिटी होने वाली है। और आने वाले दिन में मुझे लग रहा है ये 162 से 165 के लेवल्स के बीच में ये स्टॉक जा सकता है। सो यहाँ से कन्विक्शन मेरा बहुत हाई है। अगर किसी ने लोअर लेवल्स पर लिया हो तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और थोड़ा पोजिशनली ये स्टॉक को होल्ड करके जाना चाहिए। काफी अच्छा पैटर्न है, हाई लो का कंटिन्यूसली पैटर्न बन रहा है। सो काइंडली होल्ड करिए और थोड़ी पोजिशनली ये स्टॉक को होल्ड करके काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते जय, आपको तो ध्यान होगा गेल बकायदा हमने भी कई बार आपको शेयर दिया। अगर आप मेरी स्क्रीन वापस से दिखा सकते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमने इसके बारे में क्या जिक्र किया था। और जैसे आप वो मेरी स्क्रीन देखोगे आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये बात तो हुई थी, अगर आप थोड़ा भूल गए होंगे तो। खैर, हमने सीरीज़ के हिसाब से इसका टारगेट 150 रखा था। आज अच्छा लग रहा है कि 151 का रेट दिख रहा है। ये आप चार्ट देख रहे हैं, ये 7 बार का रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक किया था। और मैं हर बार गिनवाता हूँ आपको, ये 1 2 3 4 5 6 बार इनफैक्ट, तो नहीं 7 बार ही है। तो 7 बार का रेजिस्टेंस का ये ब्रेक करने के बाद ये शेयर चला हुआ है। और उसके बाद से ये जब भी डिप दे रहा है ये बॉट हो रही है डिप। तो आप पूरा का पूरा इस पैटर्न को रिवर्स कर देंगे ना, इसको पलट के ऊपर कर देंगे ऐसे, तो आपको अपने आप इसके टारगेट पता लग जाएंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और सरकारी कंपनीज में बदलाव, आप कुछ भी मर्जी बोल दीजिए, जो मर्जी टैगिंग लगानी है लगाइए, लेकिन ये बहुत ही प्यारा चार्ट आपको क्लियर कट आराम से पैसा देने वाला था। और मैं ट्रस्ट कह सकता हूँ, जिसने अगर एक लॉट भी रखा है ना इस पूरी सीरीज़ के अंदर, वो बहुत अच्छे पैसे बना के गया है। आगे बढ़ते हैं। ये जो IEX का पूजा भी आप जिक्र कर रहे थे ना, ये एक्चुअली टिपिकली थोड़ा एक्सपायरी फैक्टर भी है इसके साथ में, क्योंकि ये एक एक्सपायरी के अंदर इस तरह का मूव दिखाता है। इसका ना प्राइस एक्शन थोड़ा सा बड़ा है, बट इसका वॉल्यूम वगैरह उतना अच्छे से नहीं बढ़ा हुआ, इसलिए आप देखेंगे बहुत देर तक शायद टिक ना पाए, बिकॉज उस पर थोड़ा डाउट भी है। खैर नहीं, आओ आगे बढ़ें। एक शेयर मेरी लिस्ट में भी और था, मैं सोच रहा था जरा सर से पता करूं। अच्छा, पहले आप ज़रा वो दिखाइए, PPL फार्मा, पिरामिल फार्मा। आज सुबह इसके बारे में जिक्र हुआ था, एक मेहमान से मैंने पता किया था, मैं उनका नाम भूल गया, किससे मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यस इसको प्लस करके रखें, शायद कुछ बुरा थे। PPL फार्मा, यस ये रहा पिरामिल फार्मा। एक शेयर और दिखाइए आप, उस शेयर का नाम है फ्लोरोसेंट केमिकल, गुजरात फ्लोरो के नाम से मिलेगा ये शेयर, गुजरात फ्लोरो के नाम से, फ्लोरो केमिकल्स नाम की कंपनी है, 3500 कुछ का रेट है। गुजरात फ्लोरो लिखेंगे ना तो आएगा, ऐसे नहीं आएगा अगर आप इसको देख रहे होंगे तो। और तीसरा एक शेयर होगा वो है ITI, सुबह हमने आपको नोटिस कराया था, करीब 5-6% था, अभी भी वो 5-6% ही है। ITI और गुजरात फ्लोरो में से किसी को BTST करके जाना है क्या? जय पटेल, एक बार आप चेक करेंगे। सो फ्लोर डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। ऑल्सो आप गेल की, मुझे याद है अराउंड 114 के 117 के अराउंड बात कर रहे थे जब ये ब्रेकआउट आया था। सो डेफिनेटली गेल में काफी अच्छा रिटर्न क्लाइंट्स को मिला था और थैंक यू उसके लिए। और अगर BTST के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो फ्लोरोकेमिकल इवन मैंने भी सजेस्ट किया था थोड़े दिन पहले, और अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू काफी रह सकता है। 4000 प्लस के टारगेट थोड़ा एक महीने के अंदर की बात करें तो काफी अपसाइड दिख रहा है। और ITI की बात करें तो वो BTST के लिए मुझे काफी अच्छा दिख रहा है ये 70 में, बिकॉज कंटिन्यूसली जब देखे तो जब गिरा था अराउंड 320 के अराउंड जो लेवल था वो दिन से गिरा था अराउंड, और आज के दिन में 300 का लेवल सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है कल के दिन में काफी एक वापिस एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 3110 313 के तक के टारगेट एक दिन में मुझे आते हुए दिख रहे हैं ITI पर। और काफी ये स्टॉक वोलेटाइल और काफी अच्छा मोमेंटम देके जाता है जब अपसाइड दिखाता है।
डन। तो ITA पे भी आपको रिकमेंडेशन, गेल के लिए आपने थैंक यू कर दिया, मैं भी आपको थैंक यू करूंगा। आप जैसे गेस्ट ही होते हैं जो हमको गाइड करते हैं, हम तो शेयर को सिर्फ ढूंढ के आपके सामने रखते हैं, रिकमेंडेशन देने का काम आपका होता है। एक्चुअली में काम आपका है कन्विक्शन का, ये काम जय पटेल बहुत खूबसूरती से करते हैं। राहुल तो बहुत ही शानदार है इसमें, क्योंकि उनमें जो टिपिकली ब्रेकआउट के बाद का जो मोमेंटम देखना होता है ना, राहुल इसके लिए एक्सपर्ट है। और गिरीश सोडानी भी लगातार हमारे साथ हमको फंडामेंटली गाइड करते रहते हैं, आज भी कार्यक्रम में रह बैठ के हमको गाइड कर रहे हैं स्पेशली। तो तीनों मेहमानों का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इसी तरह से बना रहिए। पहले छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर हम आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब चलिए, अब आपको वो स्टॉक बताएंगे जो कि ब्रोकिंग हाउस के कॉरिडोर्स में जिसको लेकर चर्चा हो रही है। और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, खबर गर्म है। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं एक अपडेट लेकर। शरद बताइए, कौन सा स्टॉक है इस वक्त? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे जो हमारे डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है तो पता चल रहा है कि जो HNI सेगमेंट है वहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे टच किया है। और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 6 टाइम्स 20 डे एवरेज पे जो है वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। यहाँ पे जो है डीलर्स से ये भी पता चल रहा है कि जो उनकी QIP इशू है वहाँ पे एक अच्छी रिस्पॉन्स देखने मिल रही है। एक बड़ी लार्ज फैमिली ऑफिस और क्लच ऑफ आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड हाउस और PMS इंक्लूड करते हैं, उन्होंने अच्छा इंटरेस्ट इस इशू में दिखाया है। चैनल चेक्स के हिसाब से फंडामेंटली भी जो उनके एरोस्पेस के वर्टिकल है वहाँ पे डिमांड या इंक्वायरीज में जो है बढ़ोतरी भी देखने मिली है। तो एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजी जो कैश में जो है, इस स्टॉक पे जो है ज़रूर आपके रडार रहना चाहिए। ओके ठीक है, एक्सिस गेट्स के अंदर आज करीब 10% का अपर सर्किट पे शायद लॉक हुआ है, तो ये शेयर आपके नोटिस में रहना चाहिए। और इसके बारे में जानकारी आपको शरद बताते हुए दिख रहे हैं। आज तो खैर कुछ काम हो नहीं पाएगा, मेरे हिसाब से 10% का ही सर्किट है जो लॉक है इस पर। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर्स पता कर लेते हैं। गिरीश, ये पतंजलि के अंदर वापस से एक सेकेंड थर्ड राउंड की तेज़ी आई है, कुछ बता रहे हैं कि इनके लिए पॉजिटिव खबरें भी मार्केट के अंदर हैं। और पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छा शेयर चल रहा है। आप एक काम करेंगे, पतंजलि का 1 महीने का चार्ट दिखाइए और पतंजलि का 2 महीने का भी चार्ट दिखाइए। 2 महीने पहले तक ये बिल्कुल ठंडा था, लेकिन 1 महीने के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर वापस से लौटा है। गिरीश जरा देख के बताइए, ये 1 महीने के अंदर 20%, अब जरा 2 महीने दिखाओ, याद रखना 20% 1 मंथ, जरा 2 महीने दिखाओ तो 3 महीने में 25%। तो आप 1 महीने अपना प्रोडक्शन साइकिल बढ़ा देंगे अगले 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी पतंजलि फूड्स के अंदर। एंड रिकॉर्ड्स बाइंग्स भी उसी वजह से, मोस्टली उसी वजह से ही आई जब से ये न्यूज अपडेट हुई है। तो ओवरऑल जो दूसरे सेक्टर्स हैं या फिर ब्रोकिंग हाउस है, कहीं पे भी थोड़ा बहुत बुलिशनेस आ गई थी, इस वजह से भी एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आया। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में ये या इस रेंज के अंदर पर्टिकुलरली किसी को रेडी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 20% की तेजी काफी बड़ी तेजी दी है। एंड ये बेसिकली स्टॉक्स अगर हम ओवरऑल देखें 6 महीने या 8 महीने के टाइम फ्रेम के लिए भी, तो एक सस्टेन करता है, फिर चल जाता है और फिर वापस सस्टेन कर लेता है, तो एक रेंज में वापस आके रुक जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार वेट करना चाहिए। यहाँ पे 1570 1580 के रेंज में अगर किसी को मिलता है तो उस टाइम पे एंट्री कर सकते हैं 1700 1750 तक के लेवल्स के लिए। बट एटलीस्ट उनको 1 से 1.25 महीने का टाइम देना पड़ेगा। 1 से 1.25 महीने का समय पतंजलि फूड को देना होगा, ये सलाह आपके लिए। एक बार गिरीश, LIC पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। आज स्टॉक 4% ऊपर है और काफ़ी समय बाद अब ये स्टॉक अपने जो लिस्टिंग प्राइस था उसके आसपास आ रहा है। और जिन लोगों का IPO में लगा होगा उनको भी कहीं ना कहीं एक राहत मिल रही है, जिस तरीके की तेज़ी हाल फिलहाल में देखने को मिली। आज 821 का हाई भी लगाया स्टॉक ने। अभी क्या करें जिनके पास ऑलरेडी LIC है और 52 वीक हाई पर अब स्टॉक कारोबार कर रहा है, इन लेवल्स पर LIC में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? कि बिकॉज एक अच्छा मोमेंटम के साथ ये बिल्डअप हुआ है। अगर हम 2 महीने की, इसकी 1.5 महीने की रैली भी देखें तो काफी अच्छी रैली दिखाई दी है इस स्टॉक के अंदर। तो ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांगली दिख रहा है। बट मुझे ये सजेशन तो यही है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने IPO के टाइम पे पैसा लगाया था, वो एटलीस्ट अपना प्रॉफिट बुकिंग ना करें, बट एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। यहाँ से एक बहुत स्ट्रांग जो मुझे स्टॉप लॉस नजर आता है वो 755 तक का है।
755 का एक लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन का स्टॉप लॉस है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे भी देखा जाएगा। अगर हम 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए इस स्टॉक को देखें तो 755 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें एंड इस पोजीशन को होल्ड रहने दें। यही मोमेंटम अगर आगे सस्टेन रहता है अगले 3 महीने के लिए तो 850 तक का लेवल भी इस LIC के स्टॉक में दिख सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह LIC पर। स्टॉप लॉस अब रिवाइज कर लीजिए। जो इनकी बहुत पहले की होल्डिंग है, IPO के समय की होल्डिंग है, उन्हें अब धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करना चाहिए और अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं और हम देख रहे हैं कि गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। मनप्पुरम फाइनेंस 4% ऊपर है, मुथूट फाइनेंस थोड़ा नीचे आया था, लेकिन हम पिछले स्तरों से वहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। गोल्ड के प्राइसेस भी हम देख रहे हैं, वहाँ पर भी निचले स्तरों से थोड़ा सुधार हुआ है, इसका भी सपोर्ट आज मिल रहा है। इस वजह से दोनों स्टॉक में अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए राहुल जी? दोनों स्टॉक्स में से कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? BTST, ये दो स्टॉक पे तो हम देखेंगे, बट विप्रो BTST के फेवर में भी लग रहा है। जो मैंने कुछ देर पहले रेकमेंड किया था आपके शो पे, अभी 463 उसी प्राइस पे चल रहा है। तो BTST पर से के लिए विप्रो देख सकते हैं। मुथूट फाइनेंस स्पेसिफिकली बात करें तो BTST तो डेफिनेटली नहीं बन रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो अपमूव आज के डेट में हुआ है। तो BTST डेफिनेटली इट इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर। दूसरा स्टॉक कौन सा था? फाइनेंस। I'm sorry, I didn't hear that. राहुल, मनप्पुरम फाइनेंस था, दूसरा सवाल मुथूट फाइनेंस पर था, उस पर भी सलाह दीजिए। ओके, मुथूट फाइनेंस जैसे मैंने अभी कहा कि एक रेजिस्टेंस जोन पे है तो लॉन्ग नहीं कर सकते। मनप्पुरम फाइनेंस का रेजिस्टेंस जोन के अंदर थोड़ा चला गया है, 177.5 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। 176 पे चल रहा है, 0.5% दूरी है, बट एक बार क्लियर रेजिस्टेंस का डिमार्केशन हो जाता है, प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करने शुरू हो जाता है। 177.5 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 169 पे, और अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं मनप्पुरम। सो इट इज अ बेटर बेट डेफिनेटली देन मुथूट फाइनेंस। फाइनेंस की बजाय मनप्पुरम फाइनेंस ज्यादा बेटर लग रहा है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब आप एक्सपर्ट्स बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्रशांत हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो ऐसे में वीकेंड का भी प्लान बनाएंगे। और इसके लिए स्टूडियो में, मुंबई स्टूडियो से प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगला सेगमेंट लेकर, प्लान वीकेंड का। बिल्कुल पूजा, और जाहिर सी बात है कि इस हफ्ते सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं वो सालार और डंकी पर हैं। तो इन दोनों फिल्मों पर सबसे पहले मैं राय दे दूं। डंकी की अगर मैं बात करूं तो डंकी की दुनिया में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा। ये फिल्म मैं बड़ी उम्मीदों से देखने गया था, क्योंकि राजकुमार हिरानी जो 3 इडियट्स, मुन्ना भाई सीरीज़ जैसी फिल्में जिन्होंने दी, शाहरुख खान के साथ पहली बार काम कर रहे थे, तापसी पन्नू, विकी कौशल, अच्छी खासी स्टार कास्ट थी, गाने वाने काफ़ी हिट हो चुके थे, एक माइग्रेशन ड्रामा था, उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन डंकी ने निराश किया है। बहुत औसत फिल्म ये साबित हुई है मेरे लिए। वहीं बात करें सालार की, तो सालार एक आप कह सकते हैं कि अगर आप KGF और बाकी इस तरह की एक्शन फिल्में देखते हैं, उस मामले में मैं कहूँगा कि ये कमज़ोर फिल्म है, क्योंकि पहला हाफ जो है वो केवल कैरेक्टर डेवलपमेंट में चला जाता है और दूसरा हाफ जो है वो बहुत ज़्यादा दर्शक को थका देता है। हालांकि डंकी और सालार में अगर तुलना करूं तो मैं सालार को कहूँगा कि हाँ, जिन्हें एक्शन बहुत पसंद है, ब्रूटल एक्शन है, इसीलिए A रेटिंग दी गई है, तो बच्चों को शायद ये फिल्म नहीं पसंद आएगी। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो बच्चों को तो नहीं लेके जाइए, और नहीं अगर जिनका दिल कमज़ोर है वो तो कम से कम इसके एक्शन से दूरी रहें। तो दोनों ही फिल्में जो बड़ी फिल्में थी, उन दोनों फिल्मों ने बड़े पर्दे पर एक तरह से निराश किया मुझे। बहुत प्रॉमिस था, और हालांकि कमाई के मोर्चे पर दोनों ही कीर्तिमान फिलहाल कायम कर रही हैं। अब देखना होगा 1-2 दिन बाद जब असल माउथ पब्लिसिटी होती है, लोग असल रिएक्शन जब सामने आएगा, तब इन दोनों फिल्मों का क्या हाल होता है। तो अगर ये 2 फिल्में, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने तो बुकिंग कर ली होगी तो जाएंगे, लेकिन मुझे इन दोनों फिल्मों ने नाउम्मीद ही किया। इन दोनों ही फिल्मों को देखें। अगर OTT पर देखें तो OTT पर ढेर सारा ऑप्शन मौजूद है। एक फिल्म है जो थिएटर में लोग नहीं देख पाए थे, वो फिल्म ज़रूर देखिए। और
इस फिल्म का नाम है सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। जी हाँ, बड़ी जबरदस्त फिल्म, थिएटर में लोगों ने मिस की है। ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। Amazon प्राइम पर ड्राई डे करके एक सीरीज है, वो भी जो है वो बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी है। बारबी, टॉप गन, इस तरह की जितनी हॉलीवुड की रिलीजेस हैं वो भी आपको OTT पर इस हफ्ते देखने को मिलेंगी। नेटफ्लिक्स पर जो है वो आपको टॉप गन देखने को मिलेगी। बारबी जो है वो भी आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें बाकी रिलीजेस की, जैसे ड्राई डे की बात की मैंने, ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिलेगी। पूजा। प्रशांत, मैं आपका OTT रिकमेंडेशन जरूर सुनती हूँ। मुझे भी एक आइडिया लग जाता है कि इस बार वीकेंड पे किस तरह से प्लानिंग करनी है, तो वो तो है। और इस बार प्रशांत ने ये भी बताया कि इस वीकेंड क्या नहीं करना है, तो मूवीज अगर आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, इतनी कुछ खास नहीं है। चलिए, थैंक यू प्रशांत आपका ये पूरी डिटेल्स हमें देने के लिए, इसका अपडेट देने के लिए। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद मार्केट पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। क्योंकि अब 3 दिन की लंबी छुट्टी है तो इसलिए आप ज़्यादा सौदे तो ना रखिए, लेकिन जो सौदे डिस्कस हो रहे हैं और जिसमें कन्विक्शन लेवल आपका बहुत हाई है ना, सिर्फ वहीं पे काम कीजिए। एक बार ज़रा बैंक निफ्टी दिखाइए, डेज लो के आसपास आके कामकाज कर रहा है, और एक बार ज़रा निफ्टी भी दिखाइएगा। दोनों ही चीज़ें आपकी स्क्रीन पर है। 350 पॉइंट का नुकसान इस समय बैंक निफ्टी पर आपको दिखेगा, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा टूट नहीं है। ये 90 अंकों से ज़्यादा की बढ़त है। वजह बहुत क्लियर है, IT डिफ्रेंशिएट कर रहा है इन दोनों को। IT इंडेक्स को तो, निफ्टी को तो प्लस कर रहा है, लेकिन IT वर्सेस बैंक जो मार्केट के अंदर चलता है ना, वो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, और आज बैंक अंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। खैर, एनी हाउ, ये चर्निंग का एक पार्ट है। इससे ज़्यादा एक्साइटेड या इसमें ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बट चर्निंग का सिर्फ एक पार्ट है। आगे बढ़े, 151 152 गेल हो गया, और 154 तक के हमारे टारगेट थे। आज सुबह 12 बजे के शो में चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़े थे, तो जिनके पास भी गेल था उनको बहुत बधाई। आगे बढ़ते, एक शेयर मेरे को और ज़रा BTST के पॉइंट से पता करवाना, या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये ज़रा सुडानी जी से पता करता हूँ। सुडानी जी, जी एंटरटेनमेंट में क्या किया जाए? शायद ही कोई ऐसा सेशन या कोई दिन होगा जिस दिन मैं जी के बारे में ना पता करता हूँगा। बेसिकली अगर हम स्टॉक को पिछले 1 महीने के मोमेंटम में देखेंगे तो सारे न्यूज़ बेसिस पे ही ये स्टॉक्स हमेशा मूव कर रहा था, क्योंकि डील्स को लेकर जो अटकलें चलती रहती हैं उसकी वजह से स्टॉक्स को ऊपर और नीचे के लेवल्स हम देख लेते हैं। बट हाँ, अगर आज के तौर पे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई पोजीशन जी के अंदर क्रिएट करनी चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर किसी की कोई पोजीशन होल्ड है और वो आज लेके बैठा हुआ है, तो मेरा सजेशन ये है कि 245 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस रेंज को लेकर, उस रेंज को लेकर होल्ड करना चाहिए। बट यहाँ से इस लेवल पे बाइंग तो नहीं सजेस्ट होगी, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है एंड ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जी की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्यूसडे के दिन रहेगी। सो तब तक, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक वेट करें। हालांकि क्लैरिटी एक मीटिंग से आए, 4 मीटिंग से, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि इन्होंने 1 महीने का समय मांगा है। अगले 1 महीने का एक्सटेंशन ले चुके हैं ये ऑलरेडी, जो 21 तारीख को ख़त्म हो गया था। तो अब 2 मीटिंग से आए, 6 मीटिंग से आया, 10 मीटिंग से आया, 1 ही मीटिंग से आया, पता नहीं। आप ना हर रोज़ सिर्फ इस शेयर को देखो। मैं आपसे ट्रेड करने के लिए या रखने के लिए नहीं कह रहा, बट इस शेयर को देखने के लिए ना एक लेसन ज़रूर हमको मिलेगा कि कैसे न्यूज़ पे शेयर रिएक्ट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा ये। खैर, आगे बढ़ते हैं। बाज़ार थोड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ रहे हैं। उनके पास एक खबर है कि टोरेंट फार्मा भी सिप्ला में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बाहर निकल रहा है, वो अपना नाम वापस ले रहा है। इससे पहले ब्लैकस्टोन ने भी यही काम किया था। अनुराग, जरा आप हमको बताएंगे, पहले ब्लैकस्टोन, फिर दूसरा नाम आया कि चलो ठीक है ब्लैकस्टोन क्या करेगा, वो तो एक अलग कंपनी है, वो नहीं भी फिट कैंडिडेट। फिर पता लगा टोरेंट फार्मा बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट है, इनका फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, ये भी बाहर जा रहा है। तो फार्मा वाली कंपनी भी सिप्ला नहीं खरीद पा रही है और नॉन फार्मा वाली कंपनी भी सिप्ला नहीं खरीद पा रही है, ऐसा क्यों? हाँ, ये सही है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल, जिसको सिप्ला के प्रमोटर्स के करीब 33.5%
स्टेक को खरीदने का फ्रंट रनर माना जाना था, उन्होंने अपना जो नॉन बाइंडिंग बिड है उसे वापस ले लिया है। अभी ये इस कारण से हुआ है क्योंकि जो वैल्यूएशन को लेके जो समन्वय थी वो नहीं बन सकी, कोई भी कंसेंसस इस बारे में नहीं थी, और जो टर्म्स थी इस डील की उसके बारे में भी कुछ एग्रीमेंट नहीं हो पाई। अभी हाल ही में सिप्ला के प्रमोटर्स के बीच में भी कुछ मतभेद उभर कर सामने आए, जिसकी वजह से ये डील जो कि सिप्ला के प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाह रहे थे, ये बहुत धीमी गति से चल रही थी। अभी इससे पहले हम आपको बता दें कि अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन भी ये हिस्सेदारी खरीदने का इच्छुक था, और ब्लैकस्टोन ने भी अपनी जो बिड है वो वापस ले ली थी। और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी लैब्स ने भी एक दिलचस्पी जताई थी सिप्ला में एक स्टेक खरीदने के लिए। अगर ये डील टॉरेंट खरीदता, ये स्टेक टॉरेंट खरीदता, तो ये डील की साइज़ $7 बिलियन से अधिक होती, और ये माना जाता है कि भारत में इस साल की सबसे बड़ी M&A डील हो सकती थी। टॉरेंट ने इस डील के लिए फाइनेंसिंग भी टाई अप कर दी थी, और इसी के चलते जो कि ये समन्वय जो वैल्यूएशन और टर्म्स के को लेकर नहीं बन पाई है, उन्होंने अपना ये नॉन बाइंडिंग बिड वापस ले लिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुल मिला के ये है कि बात पैसे पे नहीं बन पा रही है और इस सारी चीज़ें वहीं आके रुक रही हैं, और पिछली बार भी ब्लैकस्टोन के मामले में भी कुछ वैल्यूएशन वाला मामला ही आके रुक गया था, और इस बार भी वैल्यूएशन को ही वापस रीज़न बताया जा रहा है। देखिए, मीटिंग होती है, चाय पानी होता है, खाना पीना होता है, बिज़नेस की तारीफ़ें की जाती है, लेकिन जब वैल्यूएशन की बात आती है ना, तो दोनों पार्टीज आमने सामने अड़ जाती हैं, और यही सिप्ला के लिए हो नहीं रहा है। और ये सारी कंपनीज ट्राई कर रही है, ऑलरेडी ब्लैकस्टोन और टॉरेंट फार्मा दोनों ने ट्राई करके देख लिया। खैर, एक काम करते हैं, कई बार डील टूटना भी फ़ायदे का सौदा होता है। टॉरेंट फार्मा कुछ इसको एंजॉय भी कर रहा है। एक काम कर, राहुल जी जरा बड़ा जरा चेक करेंगे, टॉरेंट फार्मा का चार्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? मेरे को लग रहा है थोड़ा खिंचा हुआ चार्ट है। पैसे बन सकते हैं, बट थोड़ी मेहनत और समय देना पड़ेगा ज़्यादा। अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज आज का कैंडल जो है बेहतरीन कैंडल बना है, और इस जो कल का कैंडल बना था उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं। एक बार चेक कर लो कि वॉल्यूम्स अच्छा हुआ है कि नहीं ये पूरे अपमूव में। हाँ, तो यस, लॉन्ग कर सकते हैं टॉरेंट पावर को। लॉन्ग कर सकते हैं। फिर एक काम करो सर, आप जरा फिर सिप्ला के भी चार्ट चेक करो। सिप्ला को शॉर्ट कर सकते हैं यहां से। राहुल जी, सिप्ला को शॉर्ट करें फिर यहां से, एक स्टॉप लॉस डाल दें 12.65 का। शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, बट ये अभी एक एकदम बीच में है, नो ट्रेड जोन में है, और बहुत दिन से आप नोटिस करेंगे साइडवेज ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट तो डेफिनेटली करने की सलाह नहीं होगा। चार्ट पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, डन। ये जो आप बहुत दिन वाली बात बता रहे हैं ना सर, एक्चुअली 3 महीने हो गए हैं। अगर आप मंथली कैंडल पे जाके देखेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके भाव 1150 से लेके 1250 के बीच में है। चाहे तो दिखा दीजिए, 1 महीने का चार्ट दिखाइए सिप्ला का, 2 महीने का चार्ट दिखाइए सिप्ला का, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे को था कि शायद ये डील कैंसिल हो रही है, इस वजह से कहीं सिप्ला कुछ रिएक्शन दे दे, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा। ये देखिए, 1 महीने का चार्ट दिखाओ, 2 महीने का भी दिखाओ आप, 2% से क्या होता है। 2 महीने वाला भी दिखा दो, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, 4%। 3 महीने में तो 4% है, और 3 महीने बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खैर, एनी हाउ, आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। कुछ BTST सौदे पता करवा लेते हैं। जय पटेल, 3 दिन की छुट्टी को माइंड में रखते हुए, एक्सपायरी को माइंड में रखते हुए, कोई भी BTST या STBT सौदा तो बताइए। BTST के लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा स्टॉक इंडेक्स से हटकर मैं देना चाहूंगा। अपर इंडस्ट्रीज मुझे लग रहा है कि स्टॉक काफी टाइम से आज के दिन में पर्टिकुलरली डेज हाई पर कब से सस्टेन कर रहा है, अराउंड 2 घंटे से सस्टेन कर रहा है 5656 के अराउंड लेवल्स पर। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। ट्यूसडे के सेशन में अराउंड 5800 तक के टारगेट आते हुए मुझे देख रहे हैं। यहाँ से 150 पॉइंट का अपमूव डेफिनेटली दिख सकेगा।
डेली चार्ट पर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन हो रहा था डेली चार्ट पर, काफी मूविंग एवरेजेस के कंजेशन के वहां पर। सो मुझे लग रहा है एक और कैंडल बनेगी और वॉल्यूम वाली और प्लस प्राइस टारगेट काफी अचीव हो सकते हैं। सो मुझे लग रहा है अपर इंडस्ट्रीज पर लॉन्ग होना चाहिए ट्यूसडे के लिए। पर इंडस्ट्रीज पर आप कल लेके चल सकते हैं BTST ट्रेड। राहुल, आप भी बताइए, आपके रेडार पे कोई स्टॉक आ रहा है ट्रेड करने के लिए? तो सेल BTST के लिए एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 112.5 पे चल रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे 111 का, और ट्यूसडे के लिए एक 1.5-2% का मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। तो सेल में है सलाह इस वक्त खरीदारी करने की। आज हम देख रहे हैं रियल्टी स्टॉक्स में भी काफी अच्छा एक्शन है। गिरीश जी, रियल्टी स्पेस में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? रियलिटी में मुझे DLF जो पसंद आता है। मतलब अगर यहाँ से कोई सस्टेन करना चाहता है तो अगले 5 से 7 दिन के लिए DLF को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा, बिकॉज हम देखते हैं कि रियलिटी सेक्टर्स में एक बार के जब मोमेंटम आता है तो वो कुछ टाइम के लिए रहता है एंड उसके बाद वापस वो एक कंसोलिडेटेड जोन में आ जाता है। तो यहाँ से 700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। यहाँ से 740 तक का और 765 रुपए तक का एक टारगेट मेजर करें अगले 5 से 7 दिन के टाइम फ्रेम के लिए। 740 765 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे गिरीश जी जो स्टॉप लॉस है उसका भी ध्यान रखिए और फिर यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करिए। DLF 3% ऊपर दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते एक लॉन्ग वीकेंड भी है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारे इवेंट्स भी हैं। इस साल का आखिरी हफ्ता होगा और काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे जिस पर की नज़र रहेगी हमारी। तो कौन कौन से हैं वो इवेंट्स, ये बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, अगला हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक रहने वाला है मगर काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने की उम्मीद की जा रही है। दिसंबर 25 को क्रिसमस की छुट्टियां होगी और इसी के चलते सारी ही ग्लोबल मार्केट्स बंद रहेंगे, मगर दिसंबर 26 को हमारी नज़र होगी वेदांता पर, क्योंकि दिसंबर 26 आखिरी दिन है ये शेयर को खरीदने का अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो 3 नई कंपनी लिस्ट होने जा रहे हैं, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, मोतीसंस ज्वेलर्स, सूरज एस्टेट डेवलपर्स, और उसी के साथ इनोवा कैपटैप का जो IPO है उसको सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन होगा दिसंबर 26 को। दिसंबर 27 को भी 3 IPOs लिस्ट होने जा रहे हैं, हैप्पी फोर्जिंग्स, RBZ ज्वेलर्स और क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग। दिसंबर 28 को हम देखेंगे कि निफ्टी और निफ्टी बैंक की दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी होगी। इसके अलावा आज़ाद इंजीनियरिंग का जो IPO हाल ही में बंद हुआ था उसकी भी लिस्टिंग होने जा रही है। पैसा लो डिजिटल भी फोकस में रहेगा क्योंकि वो फंड रेजिंग को कंसिडर करने वाले हैं, और कैनफिन होम्स को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। और दिसंबर 29 को अगर हम देखें तो लॉक इन पीरियड में से बाहर निकल रहा है अपडेटर सर्विसेज के करीब 7.2% इक्विटी। सो लार्जली एक एक्शन पैक्ड वीक एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। मेन ज़्यादातर बोर्ड बैठक होने वाली है, कुछ कंपनी के आउटकम निकल कर आएंगे तो उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं बाजार क्लोज होने में, और इस बीच हम देखें तो IT स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग है और टॉप गेनर्स में शुरुआती नाम जो है वो IT के ही निकल कर आ रहा है। विप्रो अब 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। HCL टेक में भी अच्छी तेज़ी है। हिंडाल्को में करीब 2.5% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है IT स्टॉक्स में। चलिए एक बार जाते जाते कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जो आज गिर रहे हैं। उसमें बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, ये सब कमज़ोर हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स में हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक 420 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। जय, निफ्टी बैंक पर राय दीजिए, और आज ये जो वीकनेस है इसको देख के क्या लग रहा है आपको? अब ट्यूसडे जब बाजार खुलेगा बैंक निफ्टी की पोजीशन कैसी रह सकती है? पूजा जी, अभी के बाजार के हिसाब से मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक में गिरावट और तेज हो सकती है, और मुझे 47,000 तक के सपोर्ट आते हुए दिख रहे हैं अगर कोई 3 दिन में कुछ नया इवेंट नहीं आया जो पॉजिटिव साइड पर है। बट अभी मुझे लग रहा है 47,000 तक के स्टॉप लॉस के सपोर्ट के लिए ये इंडेक्स जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट के थोड़ा शॉर्ट साइड पर ज्यादा मेरा मूव रहेगा। अभी के लिए लॉन्ग साइड थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा जब तक 47,800 का लेवल क्रॉस नहीं हो जाता इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। बैंक निफ्टी बंद हो रहा है और वजह आपके सामने स्क्रीन पर भी है, और ये होना भी ऐसा कुछ लग भी रहा था। सुबह भी डिफरेंसेस आपको साफ दिख रहे थे।
बट एनी हाउ 1-1.5 मिनट रह गया मार्केट बंद होने का। बस मेरे को एक सवाल राहुल से पता करना है। राहुल जी, आपने हीरो मोटोकॉर्प BTST नहीं दिया। मेरे को 100% यकीन था कि आप हीरो मोटोकॉर्प दोगे BTST में, बट क्यों नहीं दिया आपने, ये बता सकते हो? हीरो मोटोकॉर्प का जो पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे, आप नोटिस करेंगे उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है पैटर्न से। तो पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद तो लॉन्ग साइड पे प्ले कर सकते हैं। तब तक एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है 3940 के आसपास, तो उसका ब्रेक करने की वेट कर रहे थे। और आपने हिंडाल्को क्यों नहीं दिया? अगर मैं आपसे पूछा BTST, आपने हिंडाल्को क्यों नहीं दिया? एब्सोल्युटली सेम लॉजिक आप नोटिस करेंगे। हिंडाल्को एकदम एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है 568 570 के पास। सो जनरली बेटर रहता है अगर रेजिस्टेंस तोड़ दिया होगा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल विद फॉलो थ्रू ब्रेकआउट के बाद। तो जनरली BTST के लिए ये 3-4 पैरामीटर हम देखते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये शो जो हम अपना करते हैं आपके साथ और 18 देश पर, उसको अर्निंग और लर्निंग के कंसेप्ट्स पे लेके जाते हैं। ना केवल कमाइए बल्कि समझ भी लीजिए, जान भी लीजिए। क्यों टिप्स तक सिर्फ हम अपने आप को सीमित करके रखें। खैर, बाज़ार आज बंद हो रहा है और लंबे वीकेंड की तरफ जा रहा है। आज IT ने अपना दम दिखा के निफ्टी को तो ऊपर रखा 100 पॉइंट, लेकिन बैंकिंग का कॉन्ट्रा प्ले बैंक निफ्टी को डेज लो पे ले आया और आज बैंक निफ्टी करीब 450 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। परसेंटेज में बिल्कुल अलग, कन्विक्शन में बिल्कुल अलग, बातचीत में बिल्कुल अलग, हर तरीके से आज आपको डिफरेंसेस, दोनों में डाइवर्जेंस जिसको हम कहते हैं टेक्निकल्स में, वो साफ साफ दिखेगा। 1500 शेयर एडवांसेस में बंद होके ये बता रहे हैं कि बाजार का मोमेंटम ठीक है। अभी ये शॉर्ट करने के लिए ना ही खुला है, ना ही करना चाहिए, और ना ही और इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं। आज ऑटो की लीडरशिप भी आपको साफ दिख रही थी। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, टाटा मोटर्स, ये सब भी आज एक्टिवली मार्केट के अंदर प्ले करते हुए दिख रहे थे। कुछ सरकारी कंपनीज ने भी चलते चलते दम लगाया, उसमें कोल इंडिया अव्वल नंबर पे थी। इसके अलावा मोबाइल वगैरह के भी डाटा आए तो उसने भी अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्लेस किया। मेटल्स में तो आपको ग्लोबली थोड़ा चेक करना होता है, इसलिए सेल तो एक BTST मिल गया, बट हिंडाल्को ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, इसलिए अभी वो BTST में कन्वर्ट नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी, आज समय आपने दिया। बहुत शुक्रिया आपका जय पटेल, आज आपने फिर से समय निकाला मार लिए। और बहुत शुक्रिया मिस्टर सुडानी आपका भी आज समय निकालने के लिए। और आप अच्छे से इस वीकेंड को एंजॉय कीजिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, एंड मैरी क्रिसमस सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप तीनों को सर। के साथ रहूँगा, लेकिन आप पूजा को जरा दे दीजिए ताकि वो अपने घर की तरफ प्रस्थान कर सके। नमस्कार।